नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। देखिए, आज से हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाएं। देखिए, आज के इस दौर में जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जा रही है उनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स यानी समसामयिक घटनाओं के वीडियो। हमारे इस चैनल पर आपको प्रतिदिन करंट अफेयर से संबंधित एक वीडियो मिलेगा जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, सबसे पहले है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया। एक बार फिर देखें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया। तो पहला प्रश्न तो यही हो गया, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। आगे देखें, 13 जून 2025 को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन यानी EWCF ने आधिकारिक रूप से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 यानी EWC 2025 का ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया यानी वैश्विक राजदूत घोषित किया। यह नियुक्ति पारंपरिक खेल और ई स्पोर्ट्स के बीच एक ऐतिहासिक मेल है, क्योंकि 5 बार के बैलन डी और विजेता अब प्रतिस्पर्धी गेमिंग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देंगे। आगे देखें, EWC 2025 का आयोजन यानी ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन 7 जुलाई से 24 अगस्त 2025 तक रियाद, सऊदी अरब में होगा और इसमें 2000 खिलाड़ी और 200 क्लब 100 प्लस देशों से भाग लेंगे यानी 100 से अधिक देशों से भाग लेंगे। अब देखिए कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। इसके बाद है EWC 2025 का आयोजन कब होगा? 7 जुलाई से 24 अगस्त 2025 तक। इसके अलावा EWC 2025 का आयोजन कहाँ होगा? रियाद, सऊदी अरब में होगा और इसमें कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? 2000 खिलाड़ी और 200 क्लब 100 प्लस देशों से भाग लेंगे। तो ये थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में विशेष जानकारी। आगे देखें। देखिए, अगला प्रश्न है शुभांशु शुक्ला से संबंधित। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु को ले जाने वाला एक्सिओम 4 मिशन 19 जून को होगा लॉन्च। देखिए, एक्सिओम 4 मिशन की लॉन्चिंग पर ताज़ा अपडेट आया है। केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि 19 जून को एक्सिओम 4 मिशन लॉन्च होगा, 19 जून 2025 को। आगे देखें, भारत के लिए एक्सिओम 4 मिशन काफ़ी अहम है, क्योंकि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के रूप में पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएगा, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। 39 वर्षीय शुभांशु शुक्ला लखनऊ में जन्मे हैं। उन्हें जून 2006 में भारतीय वायुसेना में कमीशन मिला। उन्हें 2000 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव हासिल है। वे सुखोई 30, MK1, MiG-21, MiG-29, जगुआर, होक, डोर्नियर और AN-32 जैसे फाइटर जेट्स को उड़ा चुके हैं, यानी काफ़ी इनको एक्सपीरियंस है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के लिए भी मिशन महत्वपूर्ण होगा। वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर विशेष खाद्य और पोषण संबंधी प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रखें, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु को ले जाने वाला एक्सिओम 4 मिशन 19 जून को लॉन्च होगा। शुभांशु शुक्ला का संबंध है लखनऊ से। इसके अलावा केंद्रीय विज्ञान मंत्री है जितेंद्र सिंह। आगे देखें। आगे है चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेज़बानी के बारे में। देखिए, चीन और दक्षिण कोरिया 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेज़बानी करेंगे। एक बार फिर देखें, चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेज़बानी करेंगे 2028 में चीन और दक्षिण कोरिया। अब देखिए आगे, चीन और दक्षिण कोरिया यानी कोरिया गणराज्य 2028 में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के चौथे संस्करण की सह मेज़बानी करेंगे, यानी दोनों मिलकर के। 13 जून 2025 को फ्रांस के नीस में तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के समापन पर इसकी घोषणा की गई कि 2028 में जो चौथा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन होगा वो चीन और दक्षिण कोरिया द्वारा संयुक्त रूप से
आयोजित किया जाएगा। तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में 170 से अधिक देशों ने महासागर के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान करते हुए एक घोषणा पत्र को अपनाया। महासागर के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए सामूहिक कार्यों पर चर्चा करने के लिए 55 से अधिक विश्व नेताओं, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और उद्योग प्रतिनिधियों ने तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लिया, जो कि फ्रांस के नीस में आयोजित हुआ। तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस और कोस्टा रिका ने संयुक्त रूप से की थी। यह 9 से 13 जून 2025 तक फ्रांस के शहर नीस में आयोजित किया गया था। साथियों, अब यहाँ कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं देख लें। सबसे पहले तो ये जो अभी सम्मेलन आयोजित किया गया है, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रांस के नीस शहर में। कब आयोजित किया गया? 9 से 13 जून 2025 तक फ्रांस के नीस शहर में आयोजित किया गया। इसकी मेज़बानी किसने की? तो फ्रांस और कोस्टा रिका ने संयुक्त रूप से की। इसके अलावा अब जो 2028 में चौथा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन जो आयोजित होगा, उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो चीन और दक्षिण कोरिया यानी कोरिया गणराज्य दोनों साथ में मिलकर के इसकी मेज़बानी करेंगे। ये मुख्य रूप से इसके प्रश्न हो सकते हैं। आगे देखें। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित। देखिए, गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2031 से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये गोरखपुर एक हरियाणा में गांव है। गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2031 से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है, यानी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री वर्तमान में मनोहर लाल जी हैं। देखिए, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2031 से बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। श्री मनोहर लाल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ फतेहाबाद जिले के भूना खंड के गोरखपुर गांव में स्थापित किए जा रहे इस संयंत्र का दौरा किया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी ने दोनों ने गोरखपुर गांव में जो ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है उसका दौरा किया। आगे देखें। इस दौरान उन्होंने कहा कि संयंत्र की 2 इकाइयों की उत्पादन क्षमता 1400 मेगावाट होगी। शुरू में 2 इकाइयाँ लगेगी, उनकी क्षमता होगी 1400 मेगावाट। उन्होंने कहा कि इससे न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश को फायदा होगा। 42,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट होगी। वर्ष 2032 में 2 और इकाइयाँ भी 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू कर देगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। गोरखपुर जो हरियाणा में एक गांव है, गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली का उत्पादन कब से शुरू होगा? 2031 से। वर्तमान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी। ये संयंत्र हरियाणा के किस गांव में स्थापित किया जा रहा है? गोरखपुर गांव में। इसके अलावा गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कुल जो बिजली उत्पादन क्षमता होगी उसकी वो होगी 2800 मेगावाट। 2031 में 2 इकाइयाँ लगेगी, उनकी क्षमता 1400 मेगावाट होगी। फिर अगले साल 2032 में 2 इकाइयाँ और लगेगी, उनकी क्षमता 1400 मेगावाट होगी। तो दोनों कुल मिलाकर के 2800 मेगावाट क्षमता का यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है। आगे देखें। देखिए, अगला प्रश्न है ड्रोन से संबंधित। भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण किया। देखिए, भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र नामक एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL मानव रहित हवाई वाहन के सफल परीक्षण पूरे किए हैं। यह उन्नत ड्रोन गहराई तक स्ट्राइक मिशनों के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसे सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड यानी SDAL ने विकसित किया है। ध्यान रखें, सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड SDAL ने इसे विकसित किया है। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया। इस ड्रोन का इस्तेमाल सीमा पार दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए किया जाएगा। ये ड्रोन 50 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर मौजूद लक्ष्यों को भी मार गिराने में सक्षम है। तो कुछ प्रश्न ध्यान में रखें, जैसे रुद्रास्त्र VTOL, इसका
इसका विकास इसको किसने विकसित किया है, तो SDAL ने इसको विकसित किया है, यानी सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड। इसके अलावा इसका जो परीक्षण है वो कहाँ किया गया, तो पोखरण फायरिंग रेंज राजस्थान जैसलमेर राजस्थान में किया गया। इसके अलावा इनकी मारक क्षमता वो है 50 किलोमीटर से भी ज़्यादा। आगे देखें। अगला प्रश्न है भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी IREL से संबंधित। देखिए, भारत ने घरेलू क्षमता बढ़ाने के लिए जापान को दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का निर्यात रोका। दोबारा देख लें, भारत ने घरेलू क्षमता बढ़ाने के लिए जापान को दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का निर्यात रोका। देखिए, भारत सरकार ने अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी IREL यानी इंडिया रेयर अर्थ्स लिमिटेड को जापान के साथ 13 साल पुराने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों यानी रेयर अर्थ्स के निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब चीन द्वारा इन तत्वों के निर्यात पर पाबंदी लगाने के बाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अस्थिरता बढ़ गई है। भारत अब अपने संसाधनों की रक्षा करने, आयात पर निर्भरता कम करने, विशेष रूप से चीन पर, और घरेलू मूल्यवर्धित रेयर अर्थ उद्योग को विकसित करने की दिशा में कदम उठा रहा है। अब भारत का प्रयास है कि अधिक से अधिक चीज़ें देश में ही बनाई जाएं। भारत सरकार ने IREL यानी इंडिया रेयर अर्थ्स लिमिटेड को जापान की कंपनी टोयोत्सु रेयर अर्थ्स इंडिया के साथ द्विपक्षीय समझौते के तहत दुर्लभ तत्वों की आपूर्ति रोकने का निर्देश दिया है। यानी भारत अब इन दवाइयों का, इन औषधियों का निर्यात नहीं करेगा। भारत अपने ही देश में इनसे अच्छी औषधियाँ बना करके देश जो आयात कर रहा है उस आयात को कम करने का प्रयास करेगा। आगे देखें। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक से संबंधित। देखिए, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक ने गुजरात में कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु $109.97 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। यानी गुजरात में कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु $109.97 मिलियन के ऋण को मंजूरी देने वाली संस्था है एशियाई विकास बैंक। आगे देखें। भारत की कार्यबल क्षमता को सशक्त करने की दिशा में एक बड़ी पहल के तहत एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने गुजरात के तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण क्षेत्र TVET को मजबूत करने के लिए $109.97 मिलियन अमेरिकी डॉलर के परिणाम आधारित ऋण को मंजूरी दी है। यह पहल गुजरात स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी, जिसका उद्देश्य एक वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, समावेशी और तकनीकी रूप से सुसज्जित कार्यबल तैयार करना है, जो ऑटोमोटिव, लॉजिस्टिक्स, IT, हेल्थ केयर और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों की मांग को पूरा कर सकें। तो मुख्य रूप से जो प्रश्न बन रहे हैं, एक तो ये कि एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य में कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु $109.97 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है, गुजरात राज्य में। इसके अलावा कितने ऋण को मंजूरी दी है, तो 109.97। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाएगा, तो गुजरात स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। आगे देखें। अगला प्रश्न है योग दिवस से संबंधित। देखिए, नई दिल्ली एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का आयोजन। देखिए, आयुष मंत्रालय नई दिल्ली में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का आयोजन करेगा। यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इस पर आधारित, इस थीम पर आधारित हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का आयोजन आयुष मंत्रालय करेगा नई दिल्ली में। यह सम्मेलन 21 जून को वैश्विक या ये कहीं विश्व योग दिवस मनाया जाता है। यह सम्मेलन 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है। यानी ये 21 जून को आयोजित किया जा रहा है। इसमें विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थानों और स्वास्थ्य समुदायों के सहभागी भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में बहरीन, अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया सहित 4 से अधिक देशों के विशेषज्ञ भी भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दशक भर के प्रभाव के अध्ययन संबंधी रिपोर्ट योग प्रभाव जारी की जाएगी। एक दशक में योग के प्रभाव पर एक ई-बुक और योग अनुसंधान के विज्ञान संबंधी विश्लेषण पर रिपोर्ट का अनावरण भी किया जाएगा। शिखर सम्मेलन में विभिन्न विषयगत सत्र होंगे। तो अब इससे संबंधित प्रश्न कौन कौन से हो गए? एक तो ये एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इस थीम पर आधारित हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का आयोजन कौन करेगा? आयुष मंत्रालय।
कहाँ करेगा? नई दिल्ली में। कब करेगा? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 को मनाया जा रहा है। योग दिवस की शुरुआत 21 जून 2015 से की गई थी, यानी 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। एक दशक से आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा विश्व के अनेक अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान और अन्य जो सहभागी हैं वो ऑनलाइन माध्यम से जुड़ेंगे। इसके अलावा मुख्य रूप से बहरीन, अमेरिका, ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया और इनके अलावा कुछ देशों के विशेषज्ञ यहाँ पर शामिल होंगे इस सम्मेलन में। इसके अलावा एक मुख्य प्रश्न ये है कि एक दशक से जो विश्व स्तर पे योग दिवस मना रहे हैं, इससे संबंधित इसका वैश्विक स्तर पे क्या प्रभाव पड़ा, इससे संबंधित एक रिपोर्ट, योग प्रभाव नाम की रिपोर्ट भी जारी की जाएगी। एक ई बुक का अनावरण होगा। इसके अलावा और भी अनेक विषयों पे चर्चा की जाएगी। तो मुख्य रूप से ध्यान रखें, 21 जून को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष मंत्रालय नई दिल्ली में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इस थीम पर आधारित हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का आयोजन कर रहा है। आगे देखें। अगला प्रश्न है कृषि और कल्याण मंत्रालय से संबंधित। देखिए, कृषि और कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में एग्री स्टेक टर्निंग डाटा इनटू डिलीवरी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न हो गया, नई दिल्ली में एग्री स्टेक टर्निंग डाटा इनटू डिलीवरी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। आगे देखें, भारत की डिजिटल कृषि परिवर्तन प्रक्रिया को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कृषि और कल्याण मंत्रालय ने 13 जून 2025 को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में एग्री स्टेक डेटा से डिलीवरी की ओर विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। किसने किया? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। आगे देखें, इस आयोजन में केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और किसान केंद्रित शासन, योजनाओं की कुशल डिलीवरी और कृषि प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी एवं डेटा के एकीकरण पर चर्चा की गई, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। 13 जून 2025 को आयोजित इस सम्मेलन के दौरान कृषि मंत्रालय ने कई बड़ी घोषणाएं की। ध्यान में रखें, जिनमें 6000 करोड़ रुपए की विशेष केंद्रीय सहायता SCA यानी स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस विशेष केंद्रीय सहायता निधि की घोषणा शामिल है। विशेष रूप से ये ध्यान में रखें, इन घोषणाओं में 6000 करोड़ रुपए की विशेष केंद्रीय सहायता निधि की घोषणा शामिल है। महाराष्ट्र, केरल, बिहार, ओडिशा और PSB अलायंस के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्य रूप से महाराष्ट्र, केरल, बिहार, ओडिशा इन राज्यों के साथ में MOU हस्ताक्षर किए गए। देखिए, इसके अतिरिक्त डिजिटली सत्यापन योग्य प्रमाण पत्र और AI चालित चैटबॉट की शुरुआत भी की गई। तो मुख्य रूप से यही प्रश्न है, एक तो ये एग्री स्टेक टर्निंग डाटा इनटू डिलीवरी, या ये कहीं एग्री स्टेक डेटा से डिलीवरी की ओर, इसका इस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा मुख्य रूप से जो घोषणाएं की गई उनमें एक है 6000 करोड़ रुपए की विशेष केंद्रीय सहायता निधि। इसको आप ध्यान में रखें। आगे देखें। अगला प्रश्न है दवा कंपनी सन फार्मा से संबंधित। देखिए, सन फार्मा ने कीर्ति गणोरकर को MD नियुक्त किया। सन फार्मा ने कीर्ति गणोरकर को MD नियुक्त किया। ध्यान से देखें, भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कीर्ति गणोरकर को नया प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। तो ये ध्यान में रखें, मुख्य प्रश्न ये है कि भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी सन फार्मा ने अपना नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो हो जाएगा कीर्ति गणोरकर। आगे देखें, यह नियुक्ति 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगी। यह बदलाव क्यों किया जा रहा है? यह बदलाव संस्थापक दिलीप संघवी द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष की भूमिका संभालने के साथ एक योजनाबद्ध उत्तराधिकार प्रक्रिया का परिणाम है। गणोरकर अब कंपनी के दैनिक संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि संघवी कंपनी की दीर्घकालिक रणनीति और स्पेशलिटी पोर्टफोलियो पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो यहाँ मुख्य रूप से ये प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मा का अब MD किसे नियुक्त किया गया है? कीर्ति गणोरकर को। लेकिन ये जो इनकी नियुक्ति हुई है ये प्रभावी कब से होगी? 1 सितंबर 2025 से। आगे देखें। अगला प्रश्न है यस बैंक से संबंधित। देखिए, यस बैंक के CEO प्रशांत कुमार का कार्यकाल RBI ने
6 महीने के लिए बढ़ाया। यानी वर्तमान सीईओ है, जो यस बैंक के सीईओ है प्रशांत कुमार, इनका कार्यकाल भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने यस बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के रूप में प्रशांत कुमार के कार्यकाल में 6 महीने के विस्तार को मंजूरी दे दी है। प्रशांत कुमार का वर्तमान 3 साल का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त होगा। प्रशांत कुमार के कार्यकाल के विस्तारित 6 महीने 6 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होंगे। यानी प्रशांत कुमार है वो वर्तमान में यस बैंक के सीईओ हैं, उनका कार्यकाल जो 3 साल का कार्यकाल है वो अक्टूबर 2025 में पूरा हो रहा है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने इनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है और ये जो 6 महीने बढ़ाए गए हैं ये प्रभावी होंगे 6 अक्टूबर 2025 से, क्योंकि अक्टूबर 2025 में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था। प्रशांत कुमार को यह विस्तार इसलिए दिया गया है ताकि यस बैंक एक नया एमडी और सीईओ चयन कर नियुक्त कर सके। प्रशांत कुमार का कार्यकाल उस दिन समाप्त हो जाएगा जिस दिन यस बैंक का एक नया एमडी और सीईओ अपना पद ग्रहण कर लेगा। जिस दिन नया एमडी नया सीईओ आकर के अपना पद ग्रहण कर लेगा उस दिन प्रशांत कुमार है वो कार्यमुक्त हो जाएंगे। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, ये ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35B के तहत भारतीय निजी बैंकों को अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त करने से पहले आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेना आवश्यक होता है। बिना अनुमति के, बिना रिजर्व बैंक की अनुमति के ये चाहे अध्यक्ष हो चाहे एमडी हो कोई भी हो उनकी नियुक्ति नहीं कर सकते। आगे देखें, अगला प्रश्न है WTC से संबंधित यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से संबंधित। देखिए, दक्षिण अफ्रीका बना WTC का नया चैंपियन। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का विजेता बना है दक्षिण अफ्रीका, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एडेन मार्करम के शतक और कप्तान तेम्बा बावूमा के साथ तीसरे विकेट के लिए हुई 147 रनों की साझेदारी की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC का खिताब अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में बढ़त हासिल करने के बावजूद खिताब का बचाव नहीं कर सकी और हार गई। गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 282 रनों का लक्ष्य दिया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट पर 285 रन बनाकर जीत हासिल की। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो आयोजन किया जाता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन है। ये विश्व स्तर का एक ये कहें एक बड़ा आयोजन होता है। तो इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकता है, जैसे 4 ऑप्शन आ गए, कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ध्यान में रखें कि WTC 2025 का जो आयोजन किया गया इसका विजेता कौन बना, तो दक्षिण अफ्रीका। इसमें अफ्रीका की तरफ से शतक किसने लगाया, तो एडेन मार्करम ने। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान कौन है, तेम्बा बावूमा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण अफ्रीका ने WTC के फाइनल में कितने विकेटों से हराया, तो 5 विकेटों से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने कितने रनों का लक्ष्य दिया, 282 का, और 5 विकेट खोकर दक्षिण अफ्रीका ने 285 रन बना लिए। तो WTC 2025 का जो आयोजन किया गया इसका विजेता कौन बना है, दक्षिण अफ्रीका। आगे देखें, अगला प्रश्न है सुरुचि सिंह से संबंधित। देखिए, निशानेबाजी विश्व कप, भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न हो गया, निशानेबाजी विश्व कप 2025 में भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। देखिए, जर्मनी के म्यूनिख, ये जर्मनी का एक शहर है, जर्मनी के म्यूनिख में विश्व कप निशानेबाजी में भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने फ्रांस की केमेली जेड्रेजेवस्की को हराया। विश्व कप में सुरुचि का इस स्पर्धा में यह लगातार तीसरा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक है। इससे पहले राइफल स्पर्धाओं में एलावेनिल वलारिवन और सिप्त कौर समरा ने कांस्य पदक जीते थे। प्रतियोगिता में भारत 3 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। अब देखिए, मुख्य रूप से प्रश्न क्या बन सकता है। एक तो विश्व कप निशानेबाजी 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो जर्मनी के म्यूनिख शहर में। इसके अलावा भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा सुरुचि सिंह ने फाइनल में किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता, तो यहाँ ये नाम ध्यान में रखें, फ्रांस की थी केमेली जेड्रेजेवस्की, इसको हरा करके स्वर्ण पदक जीता है। इसके अलावा यानी सुरुचि सिंह के अलावा 2 और भारत की खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते हैं। देखिए, यहाँ पर दे रखा है, राइफल स्पर्धाओं में
एला वेनिल वलारीवन और सिप्त कौर समरा ने कांस्य पदक जीते हैं और प्रतियोगिता में भारत 3 पदकों के साथ चौथे स्थान पे है। तो मुख्य रूप से तो ये ध्यान में रखें कि भारत की सुरुचि सिंह ने विश्व कप निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। आगे देखें, अगला प्रश्न है प्रणति नायक से संबंधित। देखिए, एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारत की प्रणति नायक ने वोल्ट स्पर्धा का कांस्य पदक जीता। ध्यान रखें, एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में भारत की प्रणति नायक ने वोल्ट स्पर्धा का कांस्य पदक जीता। देखिए, भारत की प्रणति नायक ने दक्षिण कोरिया के जेचियन में एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिलाओं की वोल्ट स्पर्धा का कांस्य पदक जीता। तो एक प्रश्न तो यही हो गया। आगे देखें, प्रणति ने पहले प्रयास में 13.666 अंक प्राप्त किए। फाइनल में अपने दूसरे प्रयास में 12.866 अंक के साथ प्रणति लीडर बोर्ड से नीचे खिसक गई। उलान बटोर और दोहा में महिलाओं की वोल्ट पोडियम पर पहुंचने के बाद प्रणति नायक का एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में यह तीसरा कांस्य पदक है। 2 इससे पहले भी जीत चुकी है। इस जीत से वह पदकों की संख्या के मामले में एशियाई महाद्वीप में सबसे सफल भारतीय जिम्नास्टिक बन गई है। इस वर्ष के शुरू में प्रणति ने अंताल्या में FIG कलात्मक जिम्नास्टिक उपकरण विश्व कप में वोल्ट स्पर्धा का कांस्य पदक भी हासिल किया था। मुख्य रूप से 2 प्रश्न हैं। एक तो ये कि दक्षिण कोरिया के कौन से शहर में एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो जेचियन में। इसके अलावा भारत की कौन सी खिलाड़ी ने दक्षिण कोरिया के जेचियन में आयोजित एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिलाओं की वोल्ट स्पर्धा का कांस्य पदक जीता? वो है प्रणति नायक। उभरती हुई खिलाड़ी है, ध्यान रखें, महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। आगे देखें, अगला प्रश्न है उस्ताद गुलाम नबी शाह से संबंधित। ध्यान से देखें, प्रसिद्ध कश्मीरी गायक उस्ताद गुलाम नबी शाह का निधन। ध्यान रखें, उस्ताद गुलाम नबी शाह का संबंध कश्मीर से है। आगे देखें, उस्ताद गुलाम नबी शाह है। उस्ताद गुलाम नबी शाह जिन्हें प्यार से हमले बुलबुल के नाम से जाना जाता था, कश्मीरी लोक संगीत और संस्कृति के प्रसिद्ध पथ प्रदर्शक थे। इनका 11 जून 2025 को उनके पैतृक गांव डांगीवाचा रफियाबाद बारामुल्ला में निधन हो गया। 11 जून 2025 को इनका निधन हो गया। ये प्रसिद्ध कश्मीरी गायक थे। आगे देखें, अपनी मधुर आवाज़, सारंगी पर असाधारण महारत और कश्मीरी लोक संगीत को संरक्षित करने में योगदान के लिए सम्मानित शाह का निधन कश्मीर के कलात्मक और सांस्कृतिक इतिहास में एक स्वर्णिम युग का अंत है। यानी बहुत प्रसिद्ध गायक रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध सारंगी वादक रहे हैं। आगे देखें, कश्मीरी लोक संगीत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे देखें, पारंपरिक लोक कलाओं को बढ़ावा दिया। इन्होंने पारंपरिक लोक कलाओं को बढ़ावा दिया, जैसे बाचा नागमा पारंपरिक कश्मीरी लोक नृत्य। ध्यान रखें, पूछा जा सकता है बाचा नागमा क्या है? पारंपरिक कश्मीरी लोक नृत्य है। इसके अलावा गिलास नृत्य, सिर पर पानी से भरा गिलास रखकर संतुलन के साथ नृत्य। इसके अलावा सारंगी वादन, कश्मीरी शास्त्रीय वाद्य संगीत का परिचायक। इन तीनों में इनको महारत हासिल थी। तो ध्यान रखें, उस्ताद गुलाम नबी शाह प्रसिद्ध कश्मीरी गायक थे और इनका 11 जून 2025 को निधन हो गया। आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में उस्ताद गुलाम नबी शाह का निधन हो गया है, इनका संबंध कहाँ से है? कश्मीर से। आगे देखें, अगला प्रश्न है ब्रिक्स से संबंधित। देखिए, ब्राज़ील के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वियतनाम साझेदार देश के रूप में ब्रिक्स संगठन में औपचारिक तौर पर शामिल हो गया है। मंत्रालय के एक वक्तव्य में कहा गया है कि वियतनाम वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़ा हुआ एशिया का महत्वपूर्ण देश है। रूस की समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने कहा है कि वियतनाम ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई थी और अब वह इस संगठन का 10वां साझेदार देश बन गया है। तो यहाँ पर एक तो यही प्रश्न हो गया कि ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश कौन बना है? वियतनाम। और वियतनाम एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। आगे देखें, साझेदार देशों की श्रेणी की शुरुआत 2024 में रूस में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में हुई थी। और ये साझेदार देशों की जो श्रेणी की शुरुआत हुई है, ये 2024 में जो रूस में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था उसमें हुई थी। अभी वियतनाम जो अभी शामिल हुआ है, इसके अलावा बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान ब्रिक्स के साझेदार देशों की सूची में शामिल हैं। तो वर्तमान तक 10 साझेदार देश बन गए हैं ब्रिक्स के।
तो साथियों, ये थी ब्रिक्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में आपको विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। ये वीडियो, ये सामग्री आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसके अलावा अब आपको कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बताना है कि ब्रिक्स, ये जो आपको दिख रहा है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।